नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा साइंस में रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। इसमें हम एनसीईआरटी बुक्स को कवर करेंगे। 6 से लेकर 10 तक की साइंस की एनसीईआरटी बुक्स जो हैं वो आपको इन क्लासों में करवाई जाएंगी। तो इसमें देखिए, आप सबसे पहले हम क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक्स ले रहे हैं। तो क्लास 10th की जो साइंस की एनसीईआरटी बुक है उसमें पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। तो इस चैप्टर को देखते हैं हम। इसमें देखिए, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा दे रखी है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन जो है, इनके बारे में हमें क्लास 9th की जो एनसीईआरटी बुक है उसमें दे रखा है, लेकिन उसकी थोड़ी सी बातें यहाँ देख लेते हैं हम। इसमें देखिए, भौतिक परिवर्तन जो है, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, खाली अवस्था चेंज हो जाती है। जैसे उदाहरण देखिए, भौतिक परिवर्तन में बर्फ है, बर्फ किस में बदल गया है? जल में। अब इनका रासायनिक संगठन देखेंगे तो बर्फ में जो है रासायनिक संगठन है H2O, और जल में भी रासायनिक संगठन क्या है? H2O। यानी पदार्थ सेम है, बर्फ में भी H2O है और जल में भी क्या है? H2O है, खाली अवस्था चेंज हुई है। ठोस अवस्था से किस अवस्था में आया है? जलीय अवस्था में। लेकिन रासायनिक अगर परिवर्तन की बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पे दो गैसें हैं, एक तो है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन कर रही हैं और क्या बना रही हैं? जल बना रही हैं। नया पदार्थ बना है, ये दोनों गैसें थी और ये जो है द्रव अवस्था में क्या प्राप्त हुआ है? हमें जल प्राप्त हुआ है। तो नया पदार्थ बनना ही क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ देखिए, ऐसे परिवर्तन जिसमें एक नए गुणों वाला पदार्थ जो है उसका निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद आगे देखिए, इसमें ये जो भी रासायनिक अभिक्रिया है, यहाँ उदाहरण लिख रहे हैं हम, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस और फिर क्या बना? जल। इस रासायनिक अभिक्रिया में देखोगे आप तो इधर जो लिखे हुए हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें रिएक्टेंट्स कहा जाता है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। अब उसके आगे देखिए कि जो पदार्थ बनता है रासायनिक अभिक्रिया में उसे क्या कहा जाता है? उत्पाद। तो अगली परिभाषा जो हमें बुक में दे रखी है उत्पाद की, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया में उन्हें क्या कहा जाता है? उत्पाद कहा जाता है। तो ये सिंपल सी चीजें दे रखी हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? नए गुणों वाला पदार्थ बनना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं? उसके बाद आगे देखिए, इसमें अब हम पढ़ रहे हैं इसके उदाहरण। ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी की बुक्स में दे रखी हैं, डायरेक्ट चैप्टर में से ये नोट्स बनाए गए हैं, आप इसको आराम से देख लीजिए। ये उदाहरण जो है क्या दे रखा है कि भोजन का पाचन एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। पाचन तंत्र हमने शुरू में पढ़ा था, तो उसमें बताया था कि हम भोजन में जो 7 पोषक पदार्थ खाते हैं उनमें से 3 पोषक पदार्थ कौन कौन से? पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें अनाज और मीठी चीज़ों से प्राप्त होता है। दूसरा, तेल घी वगैरह खाते हैं, यानी कौन सा पोषक पदार्थ खा रहे हैं? वसा। दाल अंडा दूध दही वगैरह खा रहे हैं, उससे क्या प्राप्त हो रहा है? प्रोटीन। सोयाबीन से भी प्रोटीन प्राप्त होता है। ये 3 जो पोषक पदार्थ है 7 में से, इनकी संरचना कैसी होती है? जटिल होती है। तो इनको सरल में बदला जाता है, और जटिल पोषक पदार्थों को सरल में बदलना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ये पाचन की परिभाषा भी पूछी जाती है कि पाचन किसे कहते हैं? जटिल पोषक पदार्थ को सरल में बदलना। और पचने के लिए भोजन को किसकी जरूरत होती है? एंजाइम की। अब यहाँ देखिए, कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद बदल जाता है ग्लूकोज में। वसा जो है पचने के बाद बदलता है वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन जो है ये बदलता है अमीनो अम्ल में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद किस में बदलता है? ग्लूकोज में। वसा पचने के बाद वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन पचने के बाद अमीनो अम्ल में। और ये पाचन वाली जो अभिक्रिया है, इसको संपन्न कराने के लिए किसकी जरूरत होती है? एंजाइम की। बिना एंजाइम के ये अभिक्रिया नहीं हो सकती। लेकिन अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ नया पदार्थ बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज एक नया पदार्थ बना है, और नए गुण वाला पदार्थ बनना क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। तो उदाहरण में देखा कि भोजन का जो पाचन होता है वो एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। उसके बाद बात करते हैं हम श्वसन की। श्वसन जो है
इसमें ध्यान रखिए, श्वसन भी एक ऐसी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन में देखेंगे भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है? श्वसन। जो भी हम खाना खाते हैं, जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट से पचने के बाद क्या बना? ग्लूकोज। और हमने पढ़ा था कि हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है? रक्त करता है। तो रक्त जो है इस ग्लूकोज को लेके जाएगा सभी कोशिकाओं के पास। तो सभी कोशिकाओं के पास ग्लूकोज पहुंच गया। ऐसे ही सांस के द्वारा हमने क्या खींची? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में गई और फेफड़ों में गैसों का विनिमय हुआ। ऑक्सीजन गैस किसको पकड़ाई गई? ब्लड को। और ब्लड जो है फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और ऑक्सीजन गैस को किसको पकड़ाएगा? कोशिका को। यानी आपने देखा कोशिका के पास दोनों चीज पहुंच गई हैं। कोशिका के पास ग्लूकोज भी चला गया और ऑक्सीजन भी आ गया। अब इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा। एक गैस बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, जल बनेगा और आपको ऊर्जा मिलेगी एटीपी के रूप में। आपने क्या देखा? भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। और इसी के द्वारा हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपने भोजन के द्वारा शरीर में जो ईंधन भेजा है, हमारे शरीर का जो ईंधन है वो किसे कहते हैं? ग्लूकोज को। लेकिन ईंधन कभी भी पड़े पड़े ऊर्जा नहीं देता, उसका दहन करना जरूरी होता है, उसको जलाना जरूरी होता है। तो शरीर में दहन कहाँ होता है? कोशिका के अंदर ऑक्सीकरण होता है। किसी भी चीज का दहन करना, इसका मतलब उससे किससे अभिक्रिया कराई जाती है? ऑक्सीजन से। तो ग्लूकोज की जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगी तो हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है, जो कि एटीपी के रूप में बनती है। तो भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण कहला रहा है श्वसन। अब यहाँ देखिए आप सारे नए पदार्थ बने। ग्लूकोज का ऑक्सीजन से अभिक्रिया होने के बाद नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मिल रही है। तो इसलिए अभिक्रिया कैसी है? रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद देखिए लोहे पे जंग लगना, ये हम आगे पढ़ेंगे। लोहे को यदि हम ये जो आपकी नमी वाली वायु है उसमें छोड़ देते हैं तो लोहे पे जंग आ जाती है, क्योंकि लोहा जो है वो ऑक्सीजन और जल वाष्प जो है उनसे अभिक्रिया कर जाता है और जंग लग जाती है उस पर। तो ये भी कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। मैग्नीशियम के फीते का जलना। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, किसी भी चीज को आपको जलना या दहन ये पूछे, ये सब परिवर्तन कैसे होंगे? रासायनिक। क्योंकि किसी भी चीज का जलना या दहन का मतलब होता है वो वस्तु या वो पदार्थ जो है किससे अभिक्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन से। और अभिक्रिया करेगा तो नया पदार्थ बनेगा। इसलिए कौन सा परिवर्तन हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन। तो जलना या दहन शब्द आए तो रासायनिक परिवर्तन, लेकिन ये शब्द आए गलना, तो गलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। गलना जो है वो भौतिक परिवर्तन है। जैसे आपको कह दिया गया कि बर्फ का पिघलना या बर्फ का गलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक, क्योंकि खाली अवस्था चेंज हुई है, नया पदार्थ नहीं बना है। लोहे का गलना, लोहे का गलना, लोहे का जो हम प्रतीक है वो क्या लिखते हैं? Fe। गलने के बाद भी वो Fe ही रहेगा। पहले ये किस अवस्था में था? ठोस अवस्था में। अब ये आ गया द्रव अवस्था में। तो गलना शब्द आए तो वो भौतिक परिवर्तन है और दहन या जलना शब्द आए तो वो रासायनिक परिवर्तन है। दहन का अर्थ ही होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। उसके बाद देखिए दही का बनना। दही में भी आप देखते हैं कि दूध से दही बनना यानी एक नया पदार्थ बन जाता है, नए गुणों वाला पदार्थ। दूध के अंदर एक शर्करा पाई जाती है जिसका नाम है लैक्टोज शर्करा, और इस लैक्टोज शर्करा के कारण दूध हमें थोड़ा मीठा लगता है। यही लैक्टोज शर्करा जब दही बनता है किस में बदल जाती है? लैक्टिक अम्ल में। दही में जो खटाई है वो किसकी वजह से होती है? लैक्टिक अम्ल की वजह से। नया पदार्थ बन चुका है। तो यहाँ देख रहे हैं आप, ये सारी कैसी अभिक्रियाएं हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, क्योंकि नए पदार्थ बन रहे हैं हम। उसके बाद आगे देखिए, इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रेक्षण, यानी कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में एक काम ये हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। जैसे उदाहरण लीजिए, ये रासायनिक अभिक्रिया थी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया? जल। ये दोनों गैसीय अवस्था में थे, ये दोनों गैसें हैं और ये द्रव अवस्था में है, यानी अवस्था क्या हो चुकी है? चेंज हो चुकी है। उसके बाद रंग में परिवर्तन हो सकता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। जैसे लोहे पे यदि जंग लगती है तो वो लाल रंग का जो जंग है, कलर चेंज हो रहा है, वो किस अभिक्रिया से? रासायनिक अभिक्रिया की वजह से। तापमान में परिवर्तन हो सकता है। अब इसमें हम कई प्रकार की ऊष्मा वाली अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, वहां देखेंगे तापमान में परिवर्तन होता है। गैसों का, कई प्रकार की गैसों का उत्सर्जन भी होता है। तो ये रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर ये काम हो सकते हैं। ये आपको फिर ऑप्शंस में इस तरीके से दिया जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया जो है उसका कैसे पता चल सकता है, क्या क्या उसमें चेंजेस हो सकते हैं।
तो रासायनिक अभिक्रिया जो है उसमें 4 प्रकार के चेंजेस हो सकते हैं, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन पदार्थ के, तापमान में परिवर्तन या गैसों का उत्सर्जन। चारों ऑप्शन देके और आपको 5वां ऑप्शन दिया जा सकता है उपरोक्त सभी। ये चारों पॉइंट आपको एनसीईआरटी में दे रखे हैं। उसके बाद देखिए, ये जो रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं इनको प्रदर्शित कैसे किया जाता है। प्रदर्शित मतलब इनको आप इस सिंबल दिखाओगे कैसे यहाँ पे, तो प्रदर्शित करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो होता है शब्द समीकरण। शब्द समीकरण में क्या किया जाता है, खाली शब्दों में लिख दिया जाता है। जैसे इसमें क्या लिखा गया कि जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है और क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट, और एक गैस निकल रही है, वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। इसकी ये वाली साइड जो है इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि आपका हाथ जब आप कॉपी में इस साइड हो तो इधर कौन सा है, लेफ्ट वाला हाथ है, तो ये अभिकारक वाली साइड जो है इसे कहा जाता है लेफ्ट हैंड साइड, और जो उत्पाद वाली साइड है उसे कहा जाता है राइट हैंड साइड। शब्द समीकरण में क्या किया आपने, पूरी अभिक्रिया को दर्शाया, और इस अभिक्रिया के अंदर कहीं पे भी संकेत नहीं लिखे हम, जैसे जिंक का या सल्फ्यूरिक अम्ल का सीधे शब्द लिख दिए, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, और क्या बन गया, जिंक सल्फेट, और क्या बन चुका है, हाइड्रोजन बन चुका है। तो या तो इस तरीके से आप प्रदर्शित कर सकते हैं, या फिर आप रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं। रासायनिक समीकरण जो है जिसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं वो इस तरीके से लिखा जाता है। इसमें आपको उन तत्वों के प्रतीक चिन्ह लिखने होते हैं, जैसे जिंक जो है उसको किससे दर्शाते हैं, Zn से। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। उसके बाद यहाँ आपने देखा अभिक्रिया हुई और यहाँ बन गया जिंक सल्फेट यानी ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस उसमें से निकल गई। ये अभिक्रिया आपको दर्शाई है। तो अभिक्रिया को दर्शाने के लिए हम क्या बनाते हैं, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण इस तरीके से प्रतीक चिन्हों को यूज किया जाता है। एक चीज और ध्यान रखिए, ये अभिक्रियाएं देख के, जिन्होंने साइंस ढंग से पहले नहीं पढ़ी है, अभिक्रियाएं देख के कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जो क्वेश्चंस वहां पे आते हैं अभिक्रिया लिखी हुई आती है और उससे संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं। इस पूरे पार्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं आप देखेंगे कि अभिक्रिया जो है उसको रटना नहीं है, उसको याद नहीं करना है, हमें जाके अभिक्रिया नहीं लिखनी है, अभिक्रिया लिखी हुई आएगी और उससे संबंधित कुछ ना कुछ प्रश्न पूछेंगे कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, या फिर उस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए कहा जाएगा। तो वो हम अभी पढ़ते हैं। तो यहाँ तो अभी आपने देखा कि संकेतों के रूप में इस तरीके से रासायनिक समीकरण बना के भी हम क्या कर सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शा सकते हैं। अब यहाँ यदि पूछा जाए कि रासायनिक समीकरण किसको कहा गया, तो रासायनिक अभिक्रिया जो है, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है, निरूपित की जाती है यानी उससे दर्शाई जाती है। उसके बाद देखिए इसमें क्या कर रहे हैं आप, तत्वों के प्रतीक चिन्ह, जैसे जिंक की जगह आपने जिंक ना लिख के वहां उसका प्रतीक चिन्ह क्या यूज किया, Zn। या फिर अभिकारक और जो उत्पाद है, अभिकारक यानी भाग लेने वाले, और उत्पाद जो रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं, तो इनके जो रासायनिक सूत्र हैं, जैसे अभी पिछली वाली अभिक्रिया में एक अभिकारक था सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल का हमने सूत्र याद कर रखा है, वो है H2SO4, तो वो सूत्र लिख दिया। तो इनको इनसे दर्शाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। ये सब दर्शाने के साथ साथ इनकी भौतिक अवस्था भी दर्शाई जाती है। भौतिक अवस्था कौन कौन सी हो सकती है और कैसे दर्शाई जाती हैं वो अभी हम आगे देख रहे हैं। इसमें देखिए अगली चीज, जो भी आप रासायनिक अभिक्रिया लिख रहे हो, जैसे A+B और क्या बना दिया, AB। एक तो इनकी हम अवस्थाएं दर्शाएंगे। मान लीजिए A गैसीय अवस्था में है तो यहाँ लिख दिया G। B जो है ठोस अवस्था में है, ठोस को हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, तो सॉलिड का क्या लिख दिया, S। और ये मान लीजिए ये फिर गैसीय अवस्था में है तो इसको फिर क्या लिख दिया, G। तो इस तरीके से हम इनकी भौतिक अवस्था दर्शाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, कोई विशेष आवश्यक परिस्थितियां हैं इस अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए। जैसे कई बार तो होता है उत्प्रेरक लिखना होता है, आपको पढ़ाया गया था पाचन तंत्र में, उत्प्रेरक उसे कहते हैं जो अभिक्रिया को, या इंग्लिश में बोले कैटलिस्ट, जो अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए जरूरी होता है लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, उसकी उपस्थिति जरूरी है। तो या तो यहाँ उत्प्रेरक लिख देते हैं, तीर के ऊपर जो है उत्प्रेरक का नाम लिख दिया जाता है। या फिर कोई आवश्यक परिस्थिति है, जैसे तापमान यूज करना है हमें, तो जैसे मान लीजिए 170 डिग्री सेल्सियस ये तापमान यूज करना है या दाब यूज करना है, तो
ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे कहीं पे भी लिख सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए, अब इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि एक कंप्लीट जो रासायनिक समीकरण है वो कब कंप्लीट होगा। सबसे पहले तत्वों के प्रतीक चिन्ह या फिर अभिकारक और उत्पाद जो हैं उनके सूत्र लिखें। दूसरा इसमें ध्यान रखना है आपको कि उसको संतुलित करें, वो अभी आगे पढ़ेंगे हम। उनकी भौतिक अवस्थाएं भी साथ में लिखें और तीर के निशान के ऊपर या नीचे आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी, दाब, ताप या फिर है उत्प्रेरक यदि कोई काम आ रहा है तो वो जब लिखते हैं तब पूरा रासायनिक समीकरण बनता है, कंप्लीट रासायनिक समीकरण। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाए। जैसे आपको इतनी देर से एक उदाहरण बताया जा रहा था, ये अभिक्रिया पढ़ रहे थे हम कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दो और क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। इस अभिक्रिया को हमें क्या करना है, संतुलित। अब संतुलित अभिक्रिया या समीकरण का मतलब क्या होता है, तो देखिए इसमें संतुलित का मतलब जो है पहले हम इससे निकालेंगे। हमें एनसीईआरटी बुक में ये दे रखा है कि द्रव्यमान संरक्षण का एक नियम होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ऊर्जा के संरक्षण के नियम के जैसा ही है। ऊर्जा के संरक्षण का नियम आपने पढ़ा होगा कि ऊर्जा जो है उसका ना तो निर्माण किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है, यानी नष्ट भी नहीं की जा सकती। सिर्फ एक प्रकार की ऊर्जा दूसरी प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित हो सकती है, ये पढ़ा हुआ है। उसी प्रकार से आप देखिए द्रव्यमान कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होगा और ना ही क्या होगा, विनाश होगा। इसमें ऐसे ध्यान रखिए, सिंपल सा उदाहरण लीजिए, a प्लस बी है और ए बी बन गया। मान लीजिए ये लिया आपने 5 ग्राम और ये लिया है 2 ग्राम, तो यहाँ जो है पदार्थ बनेगा वो कितना बनेगा, 7 ग्राम। यानी द्रव्यमान ना तो नया बना है, इस साइड भी 7 है और उधर भी कितना है, 7 ही है। ना तो द्रव्यमान का निर्माण हुआ है ना ही विनाश हुआ है, कम भी नहीं हुआ है। तो इसे कहा जाता है द्रव्यमान का संरक्षण का नियम और इसी पे आधारित है हमारा संतुलित अभिक्रिया या संतुलित समीकरण। उसको संतुलित इसीलिए किया जाता है कि ये जो तीर का निशान है उसके इधर और इधर तत्वों के जो परमाणु हैं उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये तो उदाहरण आपको द्रव्यमान यानी तोल से बता दिया कि इतना ग्राम इस साइड है तो इतना ग्राम इस साइड, क्योंकि ना तो नया बना है ना ही पुराना वाला नष्ट हुआ है। 7 ग्राम इस साइड था, 7 ग्राम इस साइड है। अब यहाँ ध्यान रखना है, हमें यदि समीकरण को संतुलित करना है तो परमाणुओं की संख्या देखनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में समीकरण में आपकी परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इसी पे आधारित क्या लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के पहले अभिकारक और उसके बाद में, अभिक्रिया के बाद में कौन आते हैं, उत्पाद में प्रत्येक तत्व के जो परमाणु हैं इनकी संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब उसके बाद आगे देखिए इसमें कि यदि आपको मान लीजिए जैसे यहां दे रखा है एक अभिक्रिया दे दी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन और क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बना दिया। अब यहां देखिए इस साइड संख्या कार्बन की कितनी है, 1। तीर के उस साइड भी कार्बन की संख्या कितनी है, 1। ऑक्सीजन की संख्या इस साइड 2 है और उस साइड भी कितनी है, 2 है। ये जो समीकरण है ये पहले से ही संतुलित है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको असंतुलित समीकरण देते हैं, फिर कहा जाता है कि इसको संतुलित कीजिए, यानी ये संख्या बराबर करने के लिए कहा जाता है। तो वो तरीका हम देखेंगे, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। तो यदि आपको पता करना है कि अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है तो खाली ये परमाणु देखने हैं और इनकी संख्या देखनी है। यहाँ 2 ही परमाणु काम आ रहे हैं, कौन कौन से तत्व हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन का इधर 1 परमाणु है, उधर भी कितना है, 1। ऑक्सीजन का इधर कितना है, 2 और उधर भी कितने हैं, 2। तो वो संख्या काउंट करनी है। अब इसमें आगे हम देखने जा रहे हैं, ये भी आपको स्टेप्स पूरे एनसीईआरटी में दे रखे हैं कि आप किस तरीके से संतुलित कर सकते हैं। तो संतुलित करने का जो तरीका है वो है हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी बार बार यूज करके देखेंगे कि संख्या बराबर हुई है या नहीं हुई है। तो इसमें देखिए रासायनिक समीकरण पहले लिख लीजिए पूरा। अब उसके बाद प्रत्येक सूत्र को चारों ओर से बॉक्स बना लीजिए। तो इस तरीके से आपको बॉक्स बना लेने हैं। ये इसलिए क्योंकि हम जो भी नंबरों का यूज करेंगे वो इन बॉक्स के बाहर यहीं यूज कर सकते हैं, फॉर्मूले को नहीं छेड़ सकते।
यहाँ पे आपको 3 4 कुछ भी नहीं करना है। इन बॉक्स के बाहर हम कुछ ना कुछ नंबर यूज कर सकते हैं। संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। ये सारे डायरेक्शंस आपको एनसीईआरटी में इसी तरीके से दिए हुए हैं। तो इसमें ध्यान रखिए कि रासायनिक समीकरण लिख लिया, इनके बॉक्स बना लिए। अब उसके बाद आप इनकी संख्या देखिए। संख्या आपके पास यहाँ तत्व हैं कितने? एक तो Fe है, एक H है और एक कौन सा है? O है। अब एक चीज और ध्यान रखिए, मान लीजिए साइंस नहीं पढ़ी है और आपको पता ही नहीं है कि आयरन जो है उसको हम किससे उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? Fe है, तो भी आप ऐसे वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपको खाली ये पकड़ना है कि एक तत्व एक परमाणु कौन सा है? Fe, एक H है और एक कौन सा है? O है। अब इसमें यहाँ इनकी संख्या देखेंगे तो देखिए Fe जो है, Fe, H और O, इस साइड तो है अभिकारक और इस साइड है उत्पाद। यानी बात कर रहे हैं तीर के निशान के इस साइड की और उधर की। यहाँ देखिए Fe की संख्या कितनी है? यहाँ 1 है। यहाँ Fe के आगे कितना लगा है? 3 लगा है, तो Fe की संख्या यानी आयरन की संख्या कितनी है? 3 है। फिर हाइड्रोजन की देखिए, हाइड्रोजन की संख्या इधर H के आगे कितना लगा है? 2, तो हाइड्रोजन की संख्या है 2। यहाँ पे भी H के आगे कितना लगा है? 2, यानी हाइड्रोजन की संख्या तो दोनों साइड क्या है? बराबर है। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में यहाँ इसके उधर की तरफ कुछ नहीं लगा है, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1। यहाँ ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं? 4। अब आपको पता चला कि ये जो अभिक्रिया है ये क्या है? असंतुलित है। ये समीकरण असंतुलित है क्योंकि ये संख्याएं जो हैं ये बराबर नहीं है। परमाणु की संख्या दोनों तरफ क्या होनी चाहिए? बराबर। तो सिंपल क्वेश्चन तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि असंतुलित समीकरण है या संतुलित। अब इसमें इनको संतुलित करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसमें जिस परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा है, जिसमें ज्यादा अंतर आ रहा है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की यहाँ पे परमाणु की संख्या कितनी आ रही है? 4 आ रही है, तो वो गुणांक लेना है आपको। और यहाँ ऑक्सीजन इसमें है, तो आप ये 4 जो है यहाँ लिख सकते हो, इसके आगे 4 लगाएंगे। अब इसके आगे जैसे ही आप 4 लगाएंगे तो अब देखिए परिवर्तन क्या हुआ है? इधर 4 हो गई ये संख्या, इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई? 4, क्योंकि ये 4 इससे गुणा हो रहा है। लेकिन हाइड्रोजन की संख्या 4 को 2 से गुणा करें, 2 से गुणा करोगे तो ऑक्सीजन की हाइड्रोजन की संख्या जो है वो कितनी हो चुकी है आपकी? यहाँ हाइड्रोजन की संख्या हो गई 8। अब फिर वहां बात करेंगे कि वहां पे भी संख्या कितनी करनी है आपको? 8 करनी है इधर। Fe की संख्या और देखिए, Fe की संख्या, अब अगला जो है परिवर्तन यहाँ देखिए, ये जो 3 है संख्या, Fe की संख्या इधर 3 है, इधर 1 है, ये तो आसान है। इसके आगे कितना लगा दीजिए? 3 लगा दीजिए, तो यहाँ पे भी ये 3 कंप्लीट हो गया। तो Fe संतुलित हो चुका है, O संतुलित हो गया। O संतुलित कैसे हो गया? यहाँ 4 था और यहाँ पे भी कितना है? 4। लेकिन हाइड्रोजन के साथ दिक्कत हो गई, हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी हो गई? 8। अब उधर भी 8 करनी है, तो उधर 8 करनी है तो यहाँ 4 से गुणा कर दीजिए, तो 4 को 2 से गुणा किया तो 8 आ जाएगा। इधर भी संख्या, ये तो 3 थी पहले, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 8, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 4। दोनों तरफ समीकरण क्या हो चुका है? बराबर हो चुका है, तो ये क्या हुआ है? संतुलित। तो तरीका देखा आपने, सबसे पहले इनको बॉक्स में बंद कर दो, आपको जो भी नंबर यूज करने हैं वो आगे लिखने हैं, इनके बीच में फॉर्मूले को आप नहीं छेड़ सकते हैं। उसके बाद ध्यान रखना है, अलग अलग जितने भी तत्व हैं उन सबको लिखिए, उनकी संख्या लिखिए। जिसकी संख्या में ज़्यादा फेरबदल है, जैसे ऑक्सीजन की, तो इधर 4 है इधर 1 है, तो उस गुणांक को यूज़ कीजिए। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड इसीलिए कहा जाता है कि मान लीजिए आपने जो नंबर लगाया वो सही नहीं बैठा, तो फिर आप 4 की जगह 3 लगा के देखिए, 2 लगा के देखिए, इसीलिए इसको कह रहे हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अब देखिए इसमें पूरे चरण बता रखे हैं कि समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या नोट कीजिए, जो हमने नोट की थी, अभिकारकों में परमाणु की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या, जो कि अलग अलग थी। उसके बाद आगे देखिए, इसमें सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को, चाहे वो अभिकारक वाली साइड हो या उत्पाद की साइड हो, अब जैसे हमने इसमें देखा था कि सबसे अधिक परमाणु वाला कौन था? ऑक्सीजन, जो किस साइड था? उत्पाद वाली साइड में। तो हमने अभिकारक वाली साइड में उसको संतुलित करने की कोशिश की। तो इसमें दे रखा है कि सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड उचित गुणांक लगाकर क्या कीजिए? संतुलित कीजिए। तो हमने यहाँ क्या लगाया था? 4 लगाया था। उसके बाद सभी तत्वों के परमाणु को चरण 3 जो है उसकी भांति संतुलित कीजिए। तो इस तरीके से हमने इसको संतुलित किया
और लास्ट में देखा कि सभी तत्वों के परमाणु संख्या इधर और इधर क्या थी, बराबर थी। तो इस तरीके से आपको संतुलित करने का क्वेश्चन आ सकता है। आगे आपको बताया था कि समीकरण जब लिख रहे हैं तो जो अभिकारक और उत्पाद है उनकी भौतिक अवस्था भी हमें दर्शानी होती है, और भौतिक अवस्था दर्शाने के लिए यदि ठोस पदार्थ है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, एस। और इस तरीके से बताया था, कहाँ लिखी जाती है अवस्था, इसके यहाँ नीचे ब्रैकेट बना के बिल्कुल साइड में सी ऐसे। तो यदि ठोस है तो उसके नीचे क्या लिखा जाएगा, साइड में थोड़ा एस, ऐसे ध्यान रखना है इसे। ये ध्यान रखिए। अगला जो है द्रव के लिए हम लिखते हैं एल, क्योंकि द्रव को इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड, लिक्विड का एल लिया गया है। गैसीय अवस्था के लिए क्या लिखते हैं, जी। जलीय विलयन यानी पानी में घोल है तो घोल के लिए हम क्या लिखते हैं, एक्वस, और एक्वस के लिए लिखा जाता है ए क्यू, पानी के अंदर यदि घोल बना हुआ है। तो यहाँ यदि इस अभिक्रिया में देखेंगे तो ये गैसीय अवस्था में है, ये गैसीय अवस्था में है, और ये द्रव अवस्था में से हम क्या लिखेंगे, लिक्विड लिखेंगे। तो इस तरीके से इनको दर्शाया जाता है। अब उसके बाद आगे इसमें देखिए, ये जो है पांचवा चरण जिसमें आपको बता दिया कि अवस्था लिखनी है। यहाँ इसमें आपको पूरी अभिक्रिया एक उदाहरण से दे रखी है। इसमें लोहा जो है वो किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में। फिर जल जो है इसे भाप के रूप में लिया गया है, यहाँ जल को भाप के रूप में लिया गया है। ये आपको किसकी अभिक्रिया दिखाई गई है, रस्ट की। अब यहाँ देखेंगे आप भाप के रूप में लेंगे तो इस जल को क्या लिखा गया है, गैसीय। फिर उसके बाद जो आयरन ऑक्साइड बना है वो किस रूप में है, ठोस रूप में, इसलिए सॉलिड एस लिख रखा है। उसके बाद ध्यान रखिए हाइड्रोजन जो बनी है वो किस रूप में है, गैसीय रूप में। अब ये भी अभिक्रियाएं नहीं रटनी है, इनके क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, आपको अभिक्रिया लिख के दे दी, उसके बाद ये सिंबल्स ध्यान होने चाहिए। इसमें पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है या कौन सा अभिकारक जो है ठोस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है या द्रव अवस्था में है। तो इन सिंबल्स के बारे में ध्यान होना चाहिए, ये अभिक्रियाएं नहीं रटनी है। उसके बाद देखिए, ये आपको बता ही दिया था, कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब या फिर उत्प्रेरक हैं, वो हमें इस तीर के ऊपर या नीचे लिखने होते हैं। उसके बाद आगे देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की हो सकती हैं। अब इसमें सिंपल सी हैं। सबसे पहली होती है संयोजन। संयोजन अभिक्रिया जो है वो एक दो पदार्थ जो है आपस में जुड़े और एक नया पदार्थ बन गया, उसे क्या बोलते हैं हम, संयोजन अभिक्रिया। एक होती है वियोजन। वियोजन अभिक्रिया में ये पदार्थ जो है टूट जाता है दो छोटे छोटे पदार्थों में, उसे हम क्या बोल देते हैं, वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद आगे देखिए, एक होती है विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है, विस्थापन अभिक्रिया में देखिए ये अभिकारक है। अब उत्पाद जो बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, ये देखिए ये अभिकारक था, इसमें से इस ए को इस बी ने क्या कर दिया, विस्थापित, इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो बी इसकी जगह आ गया और ए को वहां से हटा दिया। ये अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन। और इसके अलावा एक होती है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में दो जगह शिफ्ट होता है। दो जगह शिफ्ट कैसे, जैसे ए जेड है और बी वाई है। अभिक्रिया इस तरीके से हुई कि बी ने ए की जगह ले ली और ए ने बी की, तो यहाँ ए वाई बन गया और बी जेड। इसने इसको विस्थापित किया है और इसने इसको, तो ये हो गया द्विविस्थापन। आपस में दो पदार्थों का जुड़ना, नया पदार्थ बनना कहलाता है संयोजन, और यहाँ से ये पदार्थ टूटना, दो टुकड़े बनना, वो क्या कहलाता है, वियोजन कहलाता है। ये है विस्थापन और ये है द्विविस्थापन। ये आपको इसलिए बताया क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बड़ी सारी अभिक्रिया दे देते हैं, फिर पूछा जाता है कि ये जो अभिक्रिया दी हुई है आपको ये किस प्रकार की है। अब अभिक्रिया फिर नहीं रटनी, उसमें क्या दे रखा है नहीं ध्यान देना है। ये ध्यान रखिए, यदि दो अभिकारक आपस में जुड़ रहे हैं, कोई नया पदार्थ एक साथ बड़ा पदार्थ बन रहा है, तो वो संयोजन है।
यदि बड़ा पदार्थ और वो टूट रहा है तो वो क्या है, वियोजन है। और कुछ ऐसा लगे आपको कि इसने इधर से शिफ्ट कर दिया है तो वो क्या है, विस्थापन है। और यहाँ पे डबल शिफ्टिंग हुई है उसे क्या बोल देते हैं, द्विविस्थापन। इनके अभी उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ जाएंगे, लेकिन फिर वही बात है, उदाहरण में जो अभिक्रियाएं दी गई हैं उनको रटना नहीं है। ये क्वेश्चंस बहुत आसान तरीके से हो जाते हैं। तो इसमें देखिए, संयोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में दो और दो से अधिक अभिकारक, ये मैंने सिंपल उदाहरण दिया है, दो या दो से अधिक अभिकारक हो सकते हैं। जैसे a प्लस बी दिया है, a प्लस बी प्लस सी भी हो सकता है, और क्या बन जाएगा, ए बी सी। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया के आपको उदाहरण दे रखे हैं और ये एनसीईआरटी के उदाहरण ही हैं, तो इनके आने की संभावना ज्यादा रहती है। आपको अभी बताया गया था कि शब्द आए दहन या जलाना। दहन या जलने का मतलब है ऑक्सीकरण, वो चीज किससे अभिक्रिया कर रही है, ऑक्सीजन से, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के कुछ भी जल नहीं सकता। तो कोयले का दहन हो रहा है तो कोयले में जो तत्व होता है वो कौन सा होता है, कार्बन। और कोयला किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में, इसलिए हमने क्या लिख रखा है, सॉलिड। और उसका दहन यानी ऑक्सीजन से उसकी अभिक्रिया करा रहे हैं, कौन सी गैस बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये पूरी अभिक्रिया जो है मैंने बता दी आपको, लेकिन यदि वहां कुछ नहीं आता, खाली इतना पता है कि अभिक्रिया हो रही है, दो चीजें जुड़ रही हैं और एक बन रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को देख के आप ये भी बता सकते हो, यदि इनमें पूछा जाए कि अभिक्रिया में कौन सा तत्व या कौन सा अभिकारक ठोस अवस्था में है, तो कार्बन जो है वो किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में। इन सिंबल्स को देख के हमने बता दिया। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि क्या ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। तो संख्या देखनी है, कार्बन की संख्या इधर एक है, इधर एक, ऑक्सीजन की संख्या इधर दो है, इधर भी क्या है, दो है। तो ये अभिक्रिया, ये समीकरण कैसा है, संतुलित है। उसके बाद आगे दे रखा है जल का निर्माण। ये उदाहरण हम कब से देखते आ रहे हैं। तो इसमें देखिए, इतनी देर तक आपको खाली H2O2 और क्या बना रहे थे, ये थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे एरो है, तीर का निशान है, और क्या बन गया, जल बन गया। तो हम जो है वो असंतुलित अभिक्रिया लिख रहे थे। अब इसको यदि संतुलित करना है, संख्या यदि बराबर करनी है, तो देखिए इधर हाइड्रोजन की संख्या दो, इधर भी कितनी है, दो। ऑक्सीजन की संख्या इधर एक है और इधर कितनी है, दो। तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, दो। आपको अभी बताया था, हम सिर्फ जो नंबर है वो सिर्फ आगे की तरफ लगा सकते हैं। तो ऑक्सीजन की संख्या तो दो हो गई, लेकिन हाइड्रोजन की कितनी हो गई, दो को दो से गुणा किया, चार। इसको चार बनाने के लिए यहाँ लगा दिया दो। तो ये संतुलित समीकरण हो गया। तो जल का निर्माण जो है, यहाँ पे भी देख रहे हैं, एक तत्व दूसरे तत्व से जुड़ रहा है और नया उत्पाद बन रहा है, संयोजन अभिक्रिया है। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ जो बुझा हुआ चूना बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। चूने का पत्थर जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कौन सा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। आपको रासायनिक पदार्थ भी पढ़ने हैं बहुत सारे। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट को यदि गर्म किया जाए, जब इसको गर्म करते हैं, हीट देते हैं इसको, तो इसमें से एक गैस निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है, ये उड़ जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड निकली यानी कैल्शियम बच गया, एक सी उड़ गया और दो ऑक्सीजन उड़ गए, एक ऑक्सीजन बचा है। यानी चूने के पत्थर से आपने क्या बना दिया, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। तो बिना बुझा हुआ चूना कैसे तैयार किया गया, चूने के पत्थर को गर्म किया गया था, और गर्म करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ चुकी है, वो बना है बिना बुझा हुआ चूना। अब इसी के ऊपर आप पानी डाल दोगे तो ये बन जाएगा बुझा हुआ चूना। तो हमने इसको किससे अभिक्रिया करा दी, जल से। जल से अभिक्रिया कराई तो ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। इनके जो इंग्लिश नाम है वो भी ध्यान रखने हैं। इसे कहा जाता है क्विक लाइम और इसे कहा जाता है स्लेक्ड लाइम। अब ये पानी के अंदर घोल बनाया है, और अभी आपको बताया था घोल वाले जो होते हैं उनको हम एक्वस से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे ये कॉमा का निशान नहीं है, ये ध्यान रखना है। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जल की अभिक्रिया कराई। अब पहले तो ये देखिए संयोजन अभिक्रिया है या नहीं, दो पदार्थ आपस में मिल रहे हैं और एक नया पदार्थ बन रहा है। अब यहाँ आपको कई चीजें याद हुई हैं। चूने का पत्थर पूछा जाए, मार्बल का पत्थर जो है वो भी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। यहाँ पे मार्बल का पत्थर रूपांतरित शेल होता है, और यहाँ देखेंगे चूने का पत्थर भी कैल्शियम कार्बोनेट है। रासायनिक जो संगठन है वो मार्बल के पत्थर और चूने की समान है। इस चूने के पत्थर को गर्म करने पे कौन सी गैस निकल चुकी है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बच गया है, कैल्शियम ऑक्साइड।
और कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना, पानी डाल दिया तो बुझा हुआ चूना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बुझा हुआ चूना कहते हैं या स्लेक्ट लाइम। और यही घोल जो है इसको यूज किया जाता है सफेदी करने के लिए, इंग्लिश में बोलते हैं व्हाइट वॉश करना। अब उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है उसको हम देखेंगे। इसमें देखिए व्हाइट वॉश या सफेदी में कौन सा चूना काम लिया जाता है, तो हम कौन सा काम लेते हैं, बुझा हुआ चूना जिसे हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो स्लेक्ड लाइम जो है वो इसका घोल है पानी के अंदर, बिना बुझे हुए चूने का पानी के अंदर जो घोल है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्लेक्ट लाइम, उसको आप यूज ले रहे हैं। अब आप देखिए जब भी घर में सफेदी की जाती है, व्हाइट वॉश वगैरह करते हैं, तो जैसे ही हम वो चूने का जो पानी है वो दीवार पे पोतते हैं तो अचानक से वो दीवार सफेद नहीं लगती है। जैसे जैसे वो सूखता है, टाइम निकलता है, उसके बाद उसमें सफेद जो चमक आती है, उसका कारण क्या है, क्योंकि हमने उसके ऊपर क्या लगाया है, स्लेक्ट लाइम, ये पानी का घोल लगाया है चूने का। अब ये चूने का जो स्लेक्ड लाइम है ये वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उस गैस से क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया करने के बाद ये बनाएगा वापस कैल्शियम कार्बोनेट। याद कीजिए पूरी श्रृंखला, स्टार्टिंग में सबसे पहले चूने का पत्थर था कैल्शियम कार्बोनेट, गर्म किया, कौन सी गैस उड़ाई उसमें से, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड। इसे हम बोल रहे थे क्विक लाइम। क्विक लाइम यानी बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। फिर उसमें हमने पानी मिलाया, पानी मिलाने के बाद जो चीज़ बनी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हमने क्या कहा, बुझा हुआ चूना, इंग्लिश में कहा स्लेक्ड लाइम। और जब व्हाइट वॉश किया तो ये वापस किससे अभिक्रिया कर गया, कार्बन डाइऑक्साइड से, और वापस वही चीज़ बन गई कैल्शियम कार्बोनेट। यानी चूने का पत्थर जो था वो आपकी दीवार पे आके भी वापस उसी कैल्शियम कार्बोनेट में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो वो जो वाइट कलर है वो आपको 2-3 घंटे बाद दिखाई देना शुरू होता है। शुरू में जब आप व्हाइट वॉश करते हो तो लगता ही नहीं है कलर आया है, उसका कारण है कि स्लेक्ट लाइम धीरे धीरे किससे अभिक्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से, और फिर उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो ये सफ़ेदी जो है उसके समय, सफ़ेदी करने के समय ये अभिक्रिया होती है और जल वाष्प जो है वो उड़ जाते हैं। उसके बाद आगे देखिए इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके संपन्न होने पे ऊष्मा निकलती है, उन्हें क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी। एक तो होती है ऊष्माक्षेपी, एक होती है ऊष्मा अवशोषी। यानी जिन अभिक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए ऊष्मा देनी पड़े वो तो होती है ऊष्मा अवशोषी, और जिन अभिक्रियाओं के संपन्न होने से ऊष्मा निकले वो कहलाती है ऊष्माक्षेपी। तो अभिक्रियाओं के में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो वो कहलाती है ऊष्माक्षेपी। उदाहरण देखिए, ये फिर एनसीईआरटी के उदाहरण है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ दिया गया है प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस, जब आप फॉसिल फ्यूल्स पढ़ेंगे, जैविक ईंधन पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन हमारी पृथ्वी पर 3 ही मिलेंगे, कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है। प्राकृतिक गैस जो है उसका मुख्य घटक कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस। इसलिए प्राकृतिक गैस के लिए मीथेन का सूत्र लिखा है CH4। अब ये गैसीय अवस्था में है। अभी बताया था आपको कि दहन का मतलब है किससे अभिक्रिया करानी है, ऑक्सीजन से। तो ये जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, जल बन रहा है, और क्या निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है। तो फिर वही बात है, यदि अभिक्रिया समझ में नहीं भी आ रही है तो ये ध्यान रखिए यहाँ ऊष्मा निकल रही है, किस साइड में, उत्पाद वाली साइड में। यदि अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसके बाद आगे देखिए, श्वसन भी कैसी है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन में अभी आपको बताया था भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, श्वसन। और भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और हमारे शरीर में हमने जो ईंधन भेजा है वो ईंधन भेजा तो था कार्बोहाइड्रेट यानी रोटी भेजी थी, और वो रोटी जो है वो पचने के बाद किस में बदली है, ग्लूकोज में। यानी ईंधन तैयार हो गया, ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र जो है वो होता है C6H12O6। इसमें ध्यान रखना है, ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। ये आपके शरीर का ईंधन है, और ईंधन को बिना जलाए ऊर्जा नहीं मिलेगी। और शरीर में जो दहन हो रहा है उसे हम बोलते हैं श्वसन। ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, जल बन गई, और क्या निकली, ऊष्मा।
और इसी ऊष्मा के कारण हमारे शरीर का तापमान मेंटेन रहता है। आप देखिए बाहर कितनी भी ठंड पड़ रही हो, लेकिन आपके शरीर का तापमान यदि 37 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है तो वो भोजन से प्राप्त इस ऊष्मा के कारण ही है और ये अभिक्रिया शरीर में चलती है। तो एक तो पता चला कि श्वसन एक रासायनिक अभिक्रिया है, दूसरा पता चला कि रासायनिक अभिक्रिया में भी कैसी है, ऊष्मा क्षेपी है, यानी इससे ऊष्मा निकलती है। उसके बाद आगे देखिए वियोजन अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। वियोजन अभी बताया था आपको कि एक पदार्थ जो है दो या दो से ज्यादा टुकड़ों में टूट जाए उसे हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक जो है वो टूटकर दो या दो से अधिक क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। अब ये टूटते हैं उसके लिए कई कारक हो सकते हैं, या तो आप इस पदार्थ को ऊष्मा दीजिए, या इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत वियोजन, विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए इस पदार्थ से, तब ये टूट जाएंगे, या फिर इसके ऊपर प्रकाश, सूर्य का प्रकाश डालिए तो ये टूट सकते हैं। ऐसे पड़े पड़े नहीं टूटेंगे। तो ए का जो है, जैसे मान लीजिए ए बी है, वो ए और बी में टूट रहा है, तो उसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं, या तो ऊष्मा दी गई है, या प्रकाश की तरंगें डाली गई हैं, या फिर उसका इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत धारा प्रवाहित की गई है। तो इस तरीके से ये वियोजन हो सकता है। अब इनके उदाहरण देखेंगे, मुख में दे रखे हैं पूरे। सबसे पहला है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन कैसे, ये दे रखा है आपको फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जो है इसका रंग कैसा होता है, हरा। एक चीज देखिए इसमें, फेरस सल्फेट जो है इसका पूरा फॉर्मूला होता है ये, डॉट लगा के यहाँ 7H2O लिखा जाता है। ये डॉट लगा के ये जो पानी के कण यहाँ लिख रखे हैं, इसे क्रिस्टलीकृत जल कहा जाता है। ये जल क्रिस्टल्स में होता है, इस लवण के क्रिस्टल्स में पाया जाता है, और इसी के कारण इस लवण का कलर होता है, और इसका रंग कैसा है, हरा। हरा रंग इसी की वजह से। और जैसे ही आप इसको गर्म करेंगे तो ये उड़ जाएगा, और ये उड़ने से इसका कलर जो है, हरा वाला कलर उड़ जाता है, ये सफ़ेद पाउडर बच जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फेरस सल्फेट है या कॉपर सल्फेट है, इनमें जो कलर है वो किसकी वजह से है, तो क्रिस्टलीकृत जल की वजह से है। और इनको गर्म करने पे सफ़ेद पाउडर इसलिए बचता है क्योंकि क्रिस्टलीकृत जल जो है वो वाष्पीकृत हो जाता है। तो यहाँ देखिए, इसको यदि आपने ऊष्मा दी तो ऊष्मा देने के बाद फेरस ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। अब यहाँ पे इसका रंग जो है भूरा लाल रंग मिल जाता है, क्योंकि आयरन जो है उसका रंग कैसा होता है, लाल भूरा रंग मिलेगा आपको। बाकी जो है दो गैसें हैं वो उड़ जाएंगी। तो यहाँ पे फिर वही अवस्था आपको पता चल रही होंगी। अब लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, ऊष्मीय वियोजन, यानी ऊष्मा देने पे वो टूटे हैं। तो ये पहली बात, तो ये अभिक्रिया कैसी है, वियोजन, क्योंकि एक बड़ा पदार्थ था वो टुकड़ों में टूट रहा है। सिंपल क्वेश्चन, इतनी बड़ी अभिक्रिया देके फिर पूछा गया कि बताइए ये अभिक्रिया किस प्रकार की है, संयोजन है या वियोजन है। तो ये फॉर्मूले नहीं आते हैं तो इनको घबराना नहीं है देख के। खाली आप ये देखिए कि ये जो बड़ा पदार्थ है इनके छोटे छोटे कितने टुकड़े हो रहे हैं, 3 टुकड़े हो रहे हैं। तो ये कैसा हो गया, वियोजन अभिक्रिया हो गई। उसके बाद आगे देखिए, चूना पत्थर जो है, पहले तो इसको देखिए कि ये वियोजन हो रहा है कि नहीं। ये बड़ा पदार्थ था और इसके कितने, 2 टुकड़े हो रहे हैं, यानी वियोजन अभिक्रिया हो रही है। दूसरा इसमें देखिए तीर के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊष्मा, यानी ये ऊष्मीय वियोजन है। अब बात कर लेते हैं, चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको गर्म किया तो एक तो बनाइए कैल्शियम ऑक्साइड, और कौन सी गैस बाहर निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड। ये अभी बताया था आपको। इसे कहा जाता है बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना जो है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, अधिकतर सीमेंट बनाने में। ये उपयोग भी आपको एनसीईआरटी की बुक से ही बताया जा रहा है। तो इसमें ध्यान रखना है कि बिना बुझे हुए चूने का उपयोग पूछा जाए तो सीमेंट उद्योग में काम आता है। फिर देखिए इतनी बड़ी अभिक्रिया दे रखी है, फिर घबराए नहीं। यहाँ देखिए बड़ा सा पदार्थ है और उसको 3 छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है, यानी ये अभिक्रिया कौन सी हो गई, वियोजन हो गई। और ऊष्मा इसमें काम आ रही है तो ऊष्मीय वियोजन हो गया। उसके बाद आगे देखिए, इसमें विद्युत वियोजन, यानी विद्युत द्वारा धारा जो है उसको प्रवाहित करके भी हम तोड़ सकते हैं। जैसे ये उदाहरण आपको बताया जा रहा था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जोड़ दो और क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। लेकिन जल को आप तोड़ भी सकते हो, जल को वापस तोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें निकाल सकते हो। ये पूरा सेटअप बनाया जाता है। इसमें देखिए आप, ग्रेफाइट की रॉड्स होती हैं, और इसमें एक रॉड को एनोड बना दिया, एक को क्या बना दिया, कैथोड, और यहाँ पे बैटरी लगा दी, और बैटरी से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी। जब बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, और इसमें क्या भर रखा है, पानी भर रखा है। अब इसमें ध्यान रखिए, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो एनोड बना रखा है
उस एनोड पे कौन सी गैस निकलेगी? ऑक्सीजन। और जो कैथोड बना रखा है उस पे कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। आपने देखा जल का क्या कर दिया? वियोजन कर दिया। और विद्युत धारा द्वारा वियोजन किया है तो इसे वैद्युत वियोजन कहा जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, लाइसिस यानी टूटना। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिए, इस चित्र से भी प्रश्न आ सकता है कि जब जल का विद्युत वियोजन किया जाता है तो हमें एनोड पे कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो एनोड पे कौन सी प्राप्त होती है? ऑक्सीजन। और कैथोड पे कौन सी प्राप्त होती है? हाइड्रोजन। इसकी कोई छोटी सी आप ट्रिक बना लें, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद आगे देखिए, इसमें प्रकाशीय वियोजन, यानी किसी पदार्थ पे यदि हम सूर्य का प्रकाश डालेंगे तो वो टूट जाएगा, और दो भागों में। तो इसमें देखिए सबसे पहले दे रखा है यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। इस पे जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ये खुद तो सफेद पाउडर है, सूर्य का प्रकाश पड़ते ही इसमें से क्लोरीन गैस तो उड़ जाएगी और ये हिस्सा बच जाएगा, ये ग्रे कलर का दिखाई देगा। और ये है क्या? चांदी है। तो ये मेटेलिक कलर जो दिखाई देगा वो किसकी वजह से? वियोजन की वजह से, क्योंकि क्लोरीन गैस उड़ चुकी है। उसके बाद आगे देखिए सिल्वर ब्रोमाइड। इस पे यदि सूर्य का प्रकाश पटका जाए तो यहाँ पे फिर सिल्वर और ब्रोमीन गैस जो है ये उड़ जाएगी। तो सिल्वर क्लोराइड जो है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में धूसर रंग में बदल जाता है। जो ग्रे कलर आपको बताया जा रहा है उसे कौन सा रंग कहा जा रहा है? धूसर रंग। इस अभिक्रिया का उपयोग जो है श्याम श्वेत यानी ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी है उसका उपयोग उसके उपयोग में इस अभिक्रिया को काम में लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फोटोग्राफी में कौन सा रसायन काम आता है? सिल्वर ब्रोमाइड। उसके बाद आगे देखिए, इसमें ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जो संपन्न होने के लिए क्या ऐड की जाती है? उसमें ऊष्मा। तो जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए जो है ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहा जाता है? ऊष्मा अवशोषी। तो ये जो अभी हमने तीन पढ़ी वो सारी कैसी थी? ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया थी। साथ साथ वो वियोजन भी थी, क्योंकि उसमें पदार्थ जो है वो टूट रहा है टुकड़ों में। अब उसके बाद बात करते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया की। विस्थापन अभिक्रिया में आपको सिंपल सा उदाहरण बता दिया था, जैसे AZ+B था, उसमें से B इसको धक्का देगा, यहाँ से BZ बन जाएगा और A को क्या करा है? विस्थापित कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो ध्यान रखिए इन अभिक्रियाओं में अब धक्का कौन देगा ये भी ध्यान रखना है। जो अधिक क्रियाशील है, ये जो दो तत्व हैं इनमें से जो ज्यादा क्रियाशील है, जब भी हम किसी रासायनिक सूत्र को लिखते हैं तो आगे अधिकतर धातु आती है और पीछे इसमें क्या आती है? अधातु। तो इसमें ध्यान रखना है जो अधिक क्रियाशील तत्व है या धातु है वो कम क्रियाशील को वहां से क्या कर देगी? धक्का दे देगी। सिंपल सा उदाहरण है कि यदि कहीं पे भी कंपटीशन होता है तो ज्यादा एक्टिव जो होता है वो कम एक्टिव को क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ देखिए इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व जो है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से, उसके घर से भेज दिया है, उसके यौगिक से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। अब आगे ध्यान रखना है कि कौन सा तत्व विस्थापित करेगा ये किससे डिसाइड होता है? एक अभिक्रियाशीलता श्रेणी होती है, उससे पता चलता है कि कौन सा तत्व ज्यादा क्रियाशील है, और ये हमें याद करनी होती है। और इसके लिए हम छोटी सी आपके सामने एक ट्रिक लाए हैं, उससे ध्यान रखिए। इसमें है केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कौन है आगे आओ पहले। ये लाइन आपको याद करनी है। इसमें ध्यान रखिए सबसे पहले दे रखा है केदार। केदार में के से, के जो है प्रतीक किसका होता है? के प्रतीक है पोटेशियम का। तो आपको पता चला इस अभिक्रियाशीलता जो श्रेणी है उसमें सबसे ऊपर कौन है? पोटेशियम। यानी सबसे ज्यादा क्रियाशील जो है वो कौन है? पोटेशियम। तभी आप आगे पढ़ेंगे धातु अधातु वाले चैप्टर के अंदर कि पोटेशियम सोडियम इतने क्रियाशील होते हैं कि उनको खुली हवा में हम नहीं रख सकते। ये धातु है, इनको यदि बाहर रखा जाता है तो हवा में ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेते हैं और इनका दहन होना शुरू हो जाता है। इसलिए इनको केरोसिन में रखा जाता है, ये पानी में रखा जाता है। तो इसमें पानी में भी नहीं, केरोसिन में। तो इसमें ध्यान रखेंगे पोटेशियम और सोडियम जो है सबसे ज्यादा क्या है? क्रियाशील है। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन है? केदार का के बन गया, नाथ का Na किसका सिंबल है? सोडियम का बना दिया कैल्शियम। माली यानी Mg का बन गया मैग्नीशियम। आलू से बनाएंगे Al बन गया एल्यूमिनियम।
फिर बीच में एक रखना है कार्बन। ये सारी धातु चल रही हैं। कार्बन कैसी है? अधातु है। तो आलू के बाद कार्बन, कार्बन के बाद फिर आप देखेंगे जरा फीके से पकाता है, जरा ज से आप यहाँ जेड लगाइए, Zn जिंक बन जाएगा। फीके, फी से यानी Fe लगाइए, और Fe किसका सिंबल है? आयरन का यानी लोहे का। से हो गया Sn, और Sn जो है किसका सिंबल है? टिन का। पकाता, पी से फिर आ जाएगा Pb, Pb किसका सिंबल है? लेड का। फिर उसके बाद यानी सीसा, और है का बन गया H। फिर इसमें ध्यान रखिए H यहाँ पे आपका क्या है? अधातु है यानी हाइड्रोजन। फिर कौन से बनाइए? कॉपर, Cu यानी कॉपर। कौन है? फिर है आएगा, उसमें बनाना है Hg का बन जाएगा मरकरी। आगे से Ag का बनाएंगे सिल्वर। फिर आओ यानी Au किसका सिंबल है? गोल्ड का। और लास्ट में लिखा पहले में कौन सा है? इसमें ध्यान रखना है प्लेटिनियम। तो सबसे कम जो क्रियाशील है वो कौन सा है? प्लेटिनियम। उसके बाद कौन सा है? गोल्ड। फिर कौन सा है? सिल्वर। अब आपको यहीं से कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप देखिए, आपने देखा होगा जो ज्वेलरी होती है, आभूषण है, वो किसके बनाए जाते हैं? सिल्वर के, गोल्ड के, ये उससे भी महंगी धातु आती है प्लेटिनियम। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ये अभिक्रिया बहुत कम करते हैं। अभिक्रिया कम करेंगे तो ये जो है इनका कलर चेंज नहीं होगा, तो ध्यान रखेंगे, इसीलिए आभूषण इनके बनते हैं। अगर बाई चांस लोहे के आभूषण बना दिए जाएं तो क्या लग जाएगी? जंग, क्योंकि लोहा अभिक्रिया कर जाता है, वो इस अभिक्रियाशीलता श्रेणी में क्या है? बहुत ऊपर है। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? पोटेशियम। और सबसे कम कौन सा है? प्लेटिनियम। और इसको स्ट्रिक से याद करिए, केदारनाथ का माली आलू। फिर उसके बाद आलू के बाद कार्बन लिखना है, जरा फीके से पकाता है। कौन है? आगे आओ पहले। अब ये जो श्रेणी है ये हमारे कहाँ काम आएगी? 2-3 क्वेश्चन तो आपको बता दिए हैं। एक तो यहाँ बता दिया कि इनका स्वतः दहन होता रहता है सोडियम और पोटेशियम का, और यहाँ आपको 2-3 क्वेश्चन बता दिया कि आभूषण जो है गोल्ड के, सिल्वर के या प्लेटिनियम के क्यों बनते हैं, तो उसमें आंसर देना है क्योंकि ये बहुत कम अभिक्रिया करते हैं। उसके बाद आगे देखिए, इसमें यहाँ जो आपको दे रखा है ये लीस्ट रिएक्टिव है और ये मोस्ट रिएक्टिव। ये जो है केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। अब ये हमारे विस्थापन अभिक्रिया में कैसे काम आएगी उसे देखना है। अब देखिए, इसमें ये अभिक्रिया हो रही है, ये आयरन है। आयरन जो है किससे अभिक्रिया कर रहा है? कॉपर सल्फेट से। उसके बाद में आयरन सल्फेट बन रहा है और साइड में क्या निकल रहा है? कॉपर। यहाँ आप देखिए, अगर अभिक्रिया पूरी नहीं समझ में आ रही तो ये कॉपर अपने घर में बैठा था, आयरन ने इसको क्या कर दिया? धक्का दे दिया, यहाँ से हटा दिया और इसकी जगह ले ली, यानी क्या हो चुका है? विस्थापन हो चुका है। अब कैसे डिसाइड होगा कि ये इसको धक्का देगा या नहीं? तो देखा, आयरन और कॉपर की बात करेंगे तो वापस अपन इस श्रेणी में देखते हैं। आयरन यहाँ आ रहा है और कॉपर जो है ये रहा, यानी इस अभिक्रियाशीलता जो श्रेणी है उसमें कॉपर नीचे है, तो जो ऊपर वाले हैं वो ज्यादा एक्टिव हैं, तो ये इसको धक्का दे सकता है, तो आयरन ने इसको यहाँ से हटा दिया। अगर इसी को विपरीत यदि आपको अभिक्रिया दे दी जाए, जैसे इस तरीके से लिख दिया जाए कि FeSO4 है, उसकी अभिक्रिया किससे कराएं? कॉपर से। अब ये इसको धक्का दे देगा क्या? ये धक्का नहीं देगा, क्योंकि ये अभिक्रियाशीलता जो श्रेणी है उसमें इससे नीचे है, कम एक्टिव है, तो यहाँ से ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो यहाँ ध्यान रखना है, ये अभिक्रिया संपन्न ही नहीं होगी। अब ये पता चला आपको कि विस्थापन जो अभिक्रिया पढ़ेंगे उसमें ये अभिक्रियाशीलता जो श्रेणी है वो अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। अब इसमें आगे देखिए, इस एक्सपेरिमेंट को आपको एनसीईआरटी बुक में दिखा रखा है कि ये जो परख नली है इसमें कॉपर सल्फेट का घोल लिया है। कॉपर सल्फेट का घोल जो है इसका कलर कैसा होता है? नीला होता है। और इसमें लोहे की कील डुबो रखी है। लोहे की कील जो है इनका कलर ग्रे कलर का है, ये धूसर कलर की है, और ये कैसा कलर का है? नीले रंग का है। जैसे ही ये इसके अंदर डुबोई गई ये अभिक्रिया होगी, और इस अभिक्रिया में देखना ये आयरन निकल के किस में चला गया? इसमें सल्फेट में, यानी क्या बन गया यहाँ? आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट बन गया। और इसके अंदर जो कॉपर था वो जाके इस पे चिपक जाएगा, इसके अंदर का कॉपर इन कीलों पे चिपक जाएगा। तो इस कील का जो कलर है वो तो कैसा हो जाएगा? लोहे की कील का कलर भूरे रंग का हो जाएगा, और इसके ऊपर किसकी परत जम गई है? कॉपर की। जबकि यहां से आयरन ने किसकी जगह ले ली? कॉपर की जगह ले ली, और इसका जो कलर है
इसका कलर कैसा हो जाएगा? हरा। तो घोल का कलर भी चेंज हो गया और कील का कलर भी चेंज हुआ है। किस अभिक्रिया के कारण? विस्थापन की अभिक्रिया कारण, क्योंकि आयरन ने कॉपर की जगह ले ली है और फेरस सल्फेट बना दिया। और फेरस सल्फेट खुद कैसे रंग का होता है? हरे रंग का। और कॉपर की परत जो है वो कीलों के ऊपर जम गई है, इसीलिए उसका रंग कैसा हो गया है? भूरा रंग हो गया है। उसके बाद आगे देखिए, इसमें जिंक जो है कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर रहा है। अब फिर ये देखिए कि ये जिंक यहाँ से इसको धक्का देगा। अब ये दे सकता है, नहीं दे सकता? यदि अभिक्रियाशीलता श्रेणी ध्यान है तो उसे आप पता कर सकते हो। जिंक यहाँ है और कॉपर फिर नीचे है, हाइड्रोजन से भी नीचे है, यानी जिंक कॉपर को उसके यौगिक में से धक्का दे सकता है। तो यहाँ देखिए, जिंक ने इसको धक्का दिया और क्या बन गया? जिंक सल्फेट। और कॉपर अलग निकल गया, क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है। फिर इन अभिक्रियाओं में अभिक्रियाएं नहीं रटनी है, ये दिया हुआ है। और अभिक्रियाशीलता जो श्रेणी है वो उस ट्रिक से याद रखनी है। उसके बाद आगे देखिए, इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण दो यौगिक के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, यह भी बताया। द्विविस्थापन ये है, AZ और BY है। तो यहाँ पे आदान प्रदान हो जाएगा, ये इधर और ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए AY और BZ बन जाएगा, इसे कहा जाता है द्विविस्थापन। अब द्विविस्थापन जो है उसके लिए आपको NCERT में जो उदाहरण दे रखा है वो ये अभिक्रिया है, इसको देख लीजिए आराम से। इस अभिक्रिया में दे रखा है सोडियम सल्फेट, ये है सोडियम सल्फेट। उसकी किससे अभिक्रिया कराई जा रही है? बेरियम क्लोराइड से। अब देखिए यहाँ पे ये सोडियम तो इससे जाके यहाँ जगह ले लेगा और बेरियम जो है यहाँ जगह ले लेगा, यानी बेरियम सल्फेट बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। अब देखा दोनों ने एक दूसरे को धक्का दिया, ये है द्विविस्थापन। अब यहाँ ध्यान रखेंगे, ये जो बेरियम सल्फेट बनता है ये पानी के अंदर घुलता नहीं है। ये जो पूरा जो यहाँ पे बनेगा ये आपस में अविलेय है, आपस में घुल नहीं रहे हैं, ये अवशेप बन रहे हैं, प्रिसिपिटेट बन रहे हैं। इसलिए ये वाली जो अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसे अवशेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? अवशेपण अभिक्रिया। तो यहाँ पे फिर इतनी बड़ी अभिक्रिया याद नहीं करनी है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इधर से इसको रिप्लेस किया और इसने इसको रिप्लेस किया है, दोनों ने रिप्लेस किया, इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन कहलाती है। उसके बाद आगे देखिए, उपचयन और अपचयन क्या होता है। उपचयन जो है इंग्लिश में इसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन, अपचयन को इंग्लिश में कहा जाता है रिडक्शन। उपचयन की परिभाषा, किसी भी पदार्थ में, जैसे A है पदार्थ, उसमें ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है? उपचयन। दूसरी परिभाषा और है, मान लीजिए ये कोई पदार्थ है ऐसा, इसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल गई, इसका ह्रास होना, हाइड्रोजन का निकलना भी क्या है? ऑक्सीडेशन। या तो दोनों ही काम हो जाए या इनमें से एक, ऑक्सीजन जुड़ जाए हाइड्रोजन निकल जाए, दोनों हो जाते हैं तो भी ऑक्सीडेशन कहलाता है, या इनमें से एक शर्त पूरी होती है तो भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो देखिए, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है यानी कमी हो जाती है, तो उसे हम उपचयन कहते हैं, यानी ऑक्सीडेशन कहते हैं। उसके बाद आगे लिखा है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास अथवा दोनों हो तो इसे क्या कहा जाता है? उपचयन कहा जाता है। अब जैसे यहाँ देखिए, आपसे पूछा जाए यहाँ उपचयन हो रहा है अपचयन, तो अभी हमने उपचयन ही पढ़ा है। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन यानी उपचयन। यहाँ ध्यान रखना है, ये कॉपर है, कॉपर के अंदर क्या ऐड हो रही है? ऑक्सीजन ऐड हो रही है, फिर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ये कौन सा है? उपचयन। अभिक्रिया को रटेंगे नहीं, खाली इतना देखा है, ऑक्सीजन क्या हो रही है? जुड़ रही है, तो कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन। उसके बाद देखिए, इसमें अपचयन जो है उपचयन का उल्टा होता है। जहां देखा हमने कि ऑक्सीजन ऐड हो जाए और हाइड्रोजन माइनस हो जाए, वो तो क्या था? उपचयन। और अपचयन जिसे हम रिडक्शन कह रहे हैं, अपचयन में ऑक्सीजन माइनस हो जाए और हाइड्रोजन ऐड हो जाए। तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है या जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की क्या होती है? वृद्धि होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं। अब देखिए, इसमें कई बार ऐसा मिलेगा आपको कि ये दोनों चीजें,
उपचयन भी मिलेगा और अपचयन भी। उसे हम उपापचय या रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन कैसे? ये देखिए इस अभिक्रिया में ये कॉपर ऑक्साइड है, ये यहाँ से यहाँ तक गया, कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया? कॉपर बन गया। यानी इसमें से ये ऑक्सीजन क्या हो गई? गायब हो गई, कम हो गई। तो ये क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाता है? अपचयन। ये हाइड्रोजन था, जब ये यहाँ गया तब उसमें एक ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ये क्या हुआ है? उपचयन। ये अभिक्रिया हमने देखी, इसमें उपचयन भी हुआ है और अपचयन भी हुआ है, दोनों अभिक्रिया साथ में होती हैं। तो इसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रिडॉक्स बोलते हैं। ये रिडॉक्स शब्द जो है वो किस तरीके से लिया गया है? ये तो है रिडक्शन, और OX जो है वो किससे लिया गया है? ऑक्सीडेशन से। तो रिडॉक्स अभिक्रिया जिसमें दोनों साथ होती हैं। ये पूरा दे रखा है इसमें। कॉपर ऑक्साइड कॉपर में क्या हो गया? अपचयित हो गया। अपचयित क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई। और हाइड्रोजन क्या हो गया? उपचयित हो गया। तो ये दोनों ही प्रकार की अभिक्रिया इसमें हुई हैं। इसमें भी एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिकारक जो है वो उपचयित हुआ है या अपचयित हुआ है? अब एक चीज ध्यान रखें, इधर से आंसर नहीं आएगा, अभिकारक बताने हैं हमें। अभिकारक किसका उपचयन हुआ है ऐसा पूछा, तो ये वाला अभिकारक है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ी है, इसका क्या हुआ है? उपचयन। किसका अपचयन हुआ है? तो ये पूरा लिखना है। कार्बन कॉपर ऑक्साइड जो है उसका क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, उत्पाद की तरफ उत्तर नहीं मिलेगा इसका। उसके बाद आगे देखिए, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव कहाँ देखेंगे? उपचयन का मतलब ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन जो है उसका जुड़ना या फिर हाइड्रोजन की कमी। तो दैनिक अभिक्रियाओं में या दैनिक जो जीवन में आप देखेंगे, एक तो होता है संक्षारण। संक्षारण जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कोरोजन। कई प्रकार के जो हमारे मेटल्स हैं वो खराब हो जाते हैं, किसकी वजह से? रस्ट लगने की वजह से, जिसको हम लोहे के लिए कहते हैं जंग लगना। जो रस्ट या जंग शब्द है वो सिर्फ लोहे के लिए है, बाकी धातुओं के लिए क्या कहा जाता है? संक्षारण होना, या इंग्लिश में बोला जाता है कोरोजन। तो जब कोई धातु, अब कोई भी धातु कब खराब होती है? जब उसे नमी युक्त वायु में रखते हैं, ऐसी वायु जिसमें नमी है, आर्द्रता है, तब वो धातु खराब होती है। तो इसमें देखते होंगे आप, घर पे लोहे के गेट वगैरह हैं, यदि हमने पेंट नहीं कर रखा है तो उसमें क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। तो जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता या कोई एसिड उस पर गिर गया है आदि के संपर्क में आती है, तो धातु की जो ऊपरी परत है वो कमजोर संक्षारित हो जाती है, यानी खराब हो जाती है ऊपरी परत। अब इसमें कौन कौन सी धातु की ऊपरी परत खराब होती है जो हमारे सामने उदाहरण है? एक तो है लोहे की वस्तुओं पर क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। लोहे की वस्तु पर जंग लगने के लिए दो शर्त हैं, खुली हवा यानी ऑक्सीजन, और दूसरी चीज है आर्द्रता। यदि नमी नहीं होगी तो जंग कम लगेगी। उसके बाद आगे ध्यान रखिए, चांदी के आभूषण पे आप देखते हैं कैसी परत जम जाती है? काली परत, क्योंकि चांदी जो है वो वायु से क्या कर जाती है? अभिक्रिया कर जाती है। तांबे के जो बर्तन हैं उनके ऊपर हरी परत जम जाती है। ये सारे उदाहरण किसके हैं? संक्षारण के। अब यदि आपको धातु को संक्षारण से, धातुओं को कैसे बचाया जा सकता है? संक्षारण से बचाने का एक तरीका है पेंट करना। जिस तरीके से हम घरों में करते हैं, लोहे का गेट है, यदि उसे हमें जंग से बचाना होता है तो हम उसको पेंट करके रखते हैं, ताकि लोहे की जो परत है वो वायु के और आर्द्रता के संपर्क में नहीं आए। दूसरा इसमें ध्यान रखना है, हम क्या कर सकते हैं इसमें? यशद लेपन। यशद लेपन का इंग्लिश में शब्द होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या किया जाता है? जो लोहा होता है उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। जस्ता यानी जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, और ये जो लोहा है फिर उसके बाद जंग नहीं खाता है, क्योंकि उसके ऊपर परत, सेफ्टी परत जो है वो किसकी आ गई है? जिंक की। इसमें ध्यान रखिए, आपने नाम सुना होगा GI का तार। GI का तार जो है उस पर जंग नहीं लग रही है, क्योंकि वो कहलाता है गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है। वो कैसा आयरन होता है? गैल्वेनाइज्ड, क्योंकि उस तार के ऊपर किसकी परत चढ़ी हुई है? जस्ते की परत। उसके बाद विद्युत लेपन, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा भी हम किसी दूसरी कम रिएक्टिव जो धातु है उसका क्या कर देते हैं? लेपन कर देते हैं, जिससे जो मेटल है वो क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। उसके बाद आगे देखिए, इसमें लास्ट जो आपका इस टॉपिक में दे रखा है विकृत गंधिता, ये भी हमारे दैनिक जीवन में उपचयन जो है उससे संबंधित उदाहरण है। विकृत गंधिता, इसे इंग्लिश में कहा जाता है रेनिसिडिटी। इसमें देखिए, हमारे खाने वाली चीजों में कोई भी पदार्थ वसा युक्त पदार्थ है, यह तैलीय खाद्य सामग्री है, वो यदि वायु के संपर्क में आती है तो उसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, यानी उसका क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। और उपचयन होने से
उसके स्वाद में और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। ऐसा उदाहरण आप देखते होंगे, घर में हम घी को स्टोर करते हैं, तो घी को यदि हमने फ्रिज में स्टोर नहीं कर रखा है या बंद डब्बे में स्टोर नहीं कर रखा है, तो उसमें कुछ दिनों बाद थोड़ी स्मेल आने लग जाती है, क्योंकि घी जो है वो कैसा पदार्थ है? वसायुक्त पदार्थ है, और वायु से संपर्क में आने के कारण उसमें स्वाद में और वो जो गंध में परिवर्तन हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। अब इस विकृत गंधिता से बचने के लिए कि जो खाद्य पदार्थ है वो ऑक्सीजन से संपर्क में ना आए, उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है? एक तो आप उसका शीतलन, यानी उसको ठंडी जगह पे, जैसा कि आपने देखा होगा, यदि हम घी को फ्रिज में रख दें तो उसकी गंध में परिवर्तन इतना जल्दी नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। दूसरा है, वायु के स्थान पर कौन सी गैस भर दें? नाइट्रोजन गैस। ये चीजें आप देखते हैं, चिप्स और कुरकुरे के जो पैकेट आते हैं, उस पैकेट में कुछ गैस भरी हुई होती है। उसका कारण, क्योंकि चिप्स और कुरकुरे जो हैं वो कैसा पदार्थ है? वसायुक्त पदार्थ है। यदि उसके अंदर ऑक्सीजन गैस भर दी जाए तो ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगी और उसकी जो गंध है वो चेंज हो जाएगी। इसीलिए उसमें निष्क्रिय गैस कौन सी भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस, जिसकी वजह से उनके स्वाद में चेंज नहीं होता है। उसके बाद देखिए, या फिर उस बर्तन, ऐसा बर्तन जो है यूज लिया जाए जो वायु रोधी हो। वायु रोधी यानी एयर टाइट बर्तन के अंदर यदि हम वसायुक्त पदार्थ को स्टोर कर देते हैं तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। अगला ध्यान रखना है, कुछ प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट्स भी यूज करके हम इसको रोक सकते हैं। तो ये जो कंप्लीट आपका क्लास 10th का साइंस की बुक का जो पहला पार्ट है, ये कंप्लीट आपको बता दिया गया है। इसी की सीरीज में आगे हम दूसरा पार्ट जो है वो लेंगे। 6 से लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटीज हैं वो कंप्लीट कराई जाएंगी आपको। धन्यवाद।